बच्चों, अक्सर यह प्रश्न आता है कि आवृत बीजियों में भ्रूण कोश होता है। 4 ऑप्शन रहते हैं, द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित और बहुगुणित। तो इसका आंसर है त्रिगुणित। आइए अब हम देखें कि हमने आखिर ऐसा क्यों लिखा कि आवृत बीजियों का भ्रूण कोश त्रिगुणित होता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। आपको मालूम होगा कि आवृत बीजी यानी पुष्पी पादप, और जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें जो पुष्प है उस पुष्प में अंडाशय के अंदर बीजांड स्थित होता है। तो हम इस डायग्राम में अंडाशय के अंदर पहले बीजांड को देखते हैं और फिर ये समझेंगे कि हमने आवृत बीजियों के भ्रूण कोश को त्रिगुणित क्यों कहा। तो आप बीजांड का डायग्राम देखें। ये जो बीजांड है इसमें इस तरह से आपको डायग्राम दिखाई देगा। बीजांड के अंदर ये 2 संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। पहली संरचना को न्यूसेलस और इसके अंदर की दूसरी संरचना को भ्रूण कोश कहा जाता है। तो इस रचना का नाम है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश। और इसमें यहाँ ये जो नीचे वाला भाग है इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रो या अंडद्वार। और ये जो 2 भाग हमको दिखाई दे रहे हैं ये इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण कहलाते हैं। तो इनको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण। अब हम इसके अंदर की संरचना देखें तो हमको यहाँ ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं दिखाई देंगी, नीचे की ओर 3 कोशिकाएं दिखेंगी और बीच में 2 कोशिकाएं दिखेंगी। तो यहाँ हम ये जो ऊपर की कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं क्या हैं? एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं। नीचे की जो कोशिकाएं हैं इनमें से ये नीचे की 2 कोशिकाओं को सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं कहते हैं, और ये ऊपर वाली कोशिका एग सेल या अंड कोशिका है। एग सेल या अंड कोशिका। तो हमने यहाँ देखा ये एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये नीचे 2 सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं, ये एग सेल या अंड कोशिका, और ये जो बीच की कोशिकाएं हैं इनको कहा जाता है द्वितीयक नाभिक। तो यहाँ हम लिख लें द्वितीयक नाभिक या सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक नाभिक कहलाते हैं। अब अगर हमने ये डायग्राम बनाया है, हम पढ़ रहे हैं आवृत बीजी में भ्रूण कोश कैसा होता है। तो आवृत बीजी का भ्रूण कोश त्रिगुणित होता है। इसको समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। अब हम इसके आगे का पोर्शन पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि आवृत बीजी यानी पुष्पी पादप, और जब भी पुष्पी पादप में निषेचन की क्रिया होती है तो जो पराग कण हैं वो वर्तिकाग्र पे जाकर गिरते हैं। पराग कण कहाँ पर जाकर गिरते? वर्तिकाग्र पे।
और परागकण जब वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं तो वो अंकुरित होते हैं और इस तरह से पराग नलिका बनती है। ये आप देख रहे हैं, ये पराग नलिका बन रही है और ये पराग नलिका परागकण से होते हुए आगे की ओर बढ़ती जाती है और अंदर ये माइक्रोपाइल के पास पहुंच जाती है। ये पराग नलिका कहाँ पहुंच गई? माइक्रोपाइल के पास। और इस पराग नलिका के अंदर 3 नाभिक आपको दिखाई देंगे। कितने नाभिक दिखाई देंगे? 3। तो इनमें से प्रत्येक नाभिक का हमको नाम देखना है। पहला वाला नाभिक जो है इसको हम कहेंगे वर्धी न्यूक्लियस या वर्धी नाभिक। वर्धी नाभिक या वर्धी न्यूक्लियस कहेंगे। इसके बाद वाला प्रथम नर केंद्रक और उसके बाद वाला द्वितीय नर केंद्रक। तो ये है प्रथम नर केंद्रक और उसके बाद वाला ये कहलाएगा द्वितीय नर केंद्रक। तो आप एक बार पूरे डायग्राम को अच्छे से देख लें। इस पूरे डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये आवृत बीजी का पुष्प है जिसमें ये उसका अंडाशय है, ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है और इस अंडाशय के अंदर ये बीजांड है और बीजांड के अंदर हमने देखा भ्रूण कोश और इस भ्रूण कोश में 8 केंद्रक हैं जिनमें से ये एग सेल बहुत महत्वपूर्ण है और ये द्वितीयक नाभिक, ये दोनों निषेचन में भाग लेते हैं। तो अब हम देखें कि निषेचन कैसे होगा। ये जो प्रथम नर केंद्रक है, ये आपने देखा प्रथम नर केंद्रक, ये प्रथम नर केंद्रक एग सेल से जुड़ेगा और जायगोट बनाएगा और ये जो द्वितीय नर केंद्रक है, ये द्वितीय नर केंद्रक है, ये द्वितीयक नाभिक से जुड़ेगा और भ्रूण कोश बनाएगा। तो जो हमारा प्रश्न था कि आवृत बीजियों में भ्रूण कोश कैसा होता है, तो वो भ्रूण कोश त्रिगुणित होता है, उसको हम समझेंगे। तो इसको हम चित्र से समझ लेते हैं। ये जो प्रथम नर केंद्रक है, प्रथम नर केंद्रक, ठीक है, प्रथम नर केंद्रक किसके साथ जुड़ा? एग सेल के साथ। किसके साथ जुड़ा? एग सेल के साथ। तो इन दोनों ने मिलकर इसका X और इसका X, प्रथम नर केंद्रक के X गुणसूत्र और दूसरे नर केंद्रक के X गुणसूत्र, तो इन दोनों ने जुड़कर 2X जायगोट बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया? 2X जायगोट। जायगोट को हम युग्मनज भी कहते हैं। अब ये तो प्रथम बार निषेचन हो गया। अब हमको दूसरा निषेचन पढ़ना है। तो ये जो द्वितीय नर केंद्रक है, ये द्वितीय नर केंद्रक क्या करता है? द्वितीयक नाभिक के साथ जुड़ जाता है। तो हम यहाँ पर लिखें द्वितीय नर केंद्रक, इस तरफ लिख देते हैं द्वितीय नर केंद्रक। ये किससे जुड़ेगा? प्लस द्वितीयक नाभिक से। तो आप देखिए द्वितीय नर केंद्रक के पास कितने गुणसूत्र होंगे? X को गुणसूत्र, तो ये X, ठीक है। और द्वितीयक नाभिक के पास ये देखिए 2 हैं, तो 2X, तो दोनों मिलकर X और 2X दोनों मिलकर कितने हो गए? 3X। और बना क्या दोनों के मिलने से? द्वितीयक नर केंद्रक। ये है द्वितीयक नर केंद्रक और द्वितीयक नाभिक, ये हैं, ये दोनों आपस में मिले और दोनों ने मिलकर भ्रूण कोश, क्या बना दिया? भ्रूण कोश, जिसको हम अंग्रेजी में एंडोस्पर्म भी कहते हैं। और ये कैसा होता है? 3X। तो आपका क्वेश्चन क्या था? आवृत बीजियों में भ्रूण कोश कैसा होता है? आवृत बीजियों में भ्रूण कोश कैसा होता है? और 4 ऑप्शन थे, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है,
अगुणित होता है कि बहुगुणित? तो आंसर क्या आएगा? त्रिगुणित। जैसा कि आपने देखा कि जब द्वितीयक केंद्रक और द्वितीयक नाभिक आपस में मिलते हैं तो x + 2x बराबर 3x, इसलिए हम कहते हैं कि आवृत बीजियों में भ्रूण कोश हमेशा 3x होता है, या एंडोस्पर्म हमेशा 3x, और 3x माने त्रिगुणित। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आवृत बीजियों का भ्रूण कोश त्रिगुणित होता है। थैंक्स।